हेलो स्टूडेंट्स, आज आपके नोट्स हैं क्लास 9th के, चैप्टर नंबर है 4। बच्चों, आपको इन नोट्स की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। आप वहां से नोट्स बना लीजिएगा। इनकी पीडीएफ से आपके नोट्स बन जाएंगे और वीडियो को देख करके आप नोट्स समझ लीजिए कि आप क्या लिखने वाले हो। ओके। और आपको अदर्स चैप्टर्स के नोट्स या फिर प्रैक्टिकल्स चाहिए तो उसके लिए आप प्लेलिस्ट विजिट करिएगा। आपको आपके चैप्टर के नोट्स एंड प्रैक्टिकल्स मिल जाएंगे। ओके। तो अब स्टार्ट करते हैं नोट्स की एक्सप्लेनेशन। तो बच्चों, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या कहती है कि एटम को ना ही हम देख सकते हैं और ना ही उसे हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि हम उसे ब्रेक डाउन भी नहीं कर सकते। ओके। तो कुछ टाइम की स्टडी के बाद हमें क्या पता चलता है कि एटम भी स्मॉलर पार्टिकल्स कंटेन करता है, जो कि है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को जे थॉमसन ने डिस्कवर किया था 1897 में, प्रोटॉन को ई गोल्डस्टीन ने डिस्कवर किया था 1917 में, और न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था जेम्स चैडविक ने 1932 में। लेकिन आपको इनकी प्रॉपर्टीज में हमेशा कंफ्यूजन रहती है, इसीलिए मैंने इनकी प्रॉपर्टीज को एज अ डिफरेंस लिया है ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर प्रेजेंट होते हैं। ओके। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, इन पर कितना चार्ज होता है, पी पर चार्ज होता है +1 चार्ज। ओके। और प्रोटॉन्स को पी पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके। इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं, -1 चार्ज होता है और रिप्रेजेंट करते हैं ई नेगेटिव से। न्यूट्रॉन्स पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, तो कितना चार्ज हो गया, 0, और रिप्रेजेंट करते हैं एन से। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो मास होता है वो ऑलमोस्ट इक्वल होता है 1 म्यू, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स का जो मास है वो निग्लिजिबल होता है, क्योंकि जो प्रोटॉन का मास है उसके कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन का मास बहुत 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 कम होता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो निग्लिजिबल होता है। ओके। अब हम समझते हैं कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई थी। देखिए, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी कैनाल रे एक्सपेरिमेंट के थ्रू। ओके। कैनाल रे एक्सपेरिमेंट के थ्रू इन दोनों की डिस्कवरी हुई थी। देखिए, ये आपका कैनाल रे का पूरा सेटअप है कि किस तरीके से एक्सपेरिमेंट किया गया था। देखिए, ग्लास ट्यूब थी जिसमें लो प्रेशर था और इलेक्ट्रिसिटी पास कराई थी डिस्चार्ज ट्यूब के थ्रू। तो एनोड से क्या हो रहा था, पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशंस निकल रही थी कैथोड की तरफ। ओके। तो जो पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशंस थी उन्हें क्या बोला गया, कैनाल रेज बोला गया। ओके। तो जो एनोड है वो क्या है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। तो किस तरीके के पार्टिकल्स निकल रहे थे एनोड से, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स निकल रहे थे। तो वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स क्या है, प्रोटॉन्स है। उन्हें किस नाम से जाना गया, प्रोटॉन्स नाम से। ठीक इसी तरह कैथोड क्या है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स निकाल रहा था। ओके। क्योंकि कैथोड किस तरह की ट्यूब है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। ओके। तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड से किस तरह के पार्टिकल्स निकल रहे थे, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। तो जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स थे उन्हें किस नाम से जाना गया, इलेक्ट्रॉन्स नाम से। ओके। तो जो मास है इलेक्ट्रॉन्स का वो 2000 टाइम्स कम है प्रोटॉन के कंपैरिजन में, इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो निग्लिजिबल है। ओके। तो ये तो आपने पता चल गया कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई थी। लेकिन अब समझेंगे हम कि जो एटम का जो स्ट्रक्चर है उसके लिए कितने सारे मॉडल्स दिए गए थे। ओके। कितने सारे एक्सपेरिमेंट किए गए थे और वो किस तरीके से फेल हुए थे उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो पहला है जे थॉमसन मॉडल। जे थॉमसन मॉडल में हमें बताया गया था कि एक रेड स्फीयर है, ठीक है, वो पूरा रेड स्फीयर का जो पार्ट है वो तो है पॉजिटिवली चार्ज्ड और उसके अंदर कुछ बीज रखे हुए हैं किन्हीं किन्हीं जगह पर। तो जो बीज हैं वो क्या है, नेगेटिवली चार्ज्ड हैं। तो जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज हैं वो इक्वल मैग्नीट्यूड रखते हैं एटम के अंदर। ओके। इसी वजह से जो पूरा एटम है वो किस तरीके से बना हुआ है, वो क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। अब उन्होंने ये बात वाटरमेलन का एग्जांपल देकर के भी समझाई थी कि वाटरमेलन के अंदर जो रेड पार्ट का जो एरिया है वो क्या है, वो प्रोटॉन है। ओके। और उसके अंदर जो बीज हैं, वाटरमेलन के अंदर जो बीज हैं वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ओके। लेकिन जो जे थॉमसन का जो मॉडल है ये फेल हो गया था। क्यों फेल हो गया था वो समझते हैं। देखिए, वो एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। वो ये नहीं बता पाए थे कि जो पॉजिटिव चार्ज है उन्होंने इलेक्ट्रॉन को एटम के अंदर किस तरीके से होल्ड किया हुआ है। ओके। और इसके बाद एक एक्सपेरिमेंट है, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड मॉडल का। ओके। तो रदरफोर्ड मॉडल का जो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है उसको भी अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था जे थॉमसन का मॉडल, तो इसी वजह से जे थॉमसन का मॉडल जो था वो फेल हो गया। ओके। अब हम समझते हैं रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। देखिए, रदरफोर्ड ने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। उन्होंने क्या किया था, एक गोल्ड फॉइल ली थी। ओके। गोल्ड फॉइल ली थी, उसे
क्या किया था, उन्होंने अल्फा रेज को पास कराया था गोल्ड फॉइल से। तो बहुत सारी रेज तो सीधे निकल गई बिना किसी डिफ्लेक्शन के, और कुछ रेज में हमें डिफ्लेक्शन देखने को मिला। ओके, डिफ्लेक्शन देखने को मिला, लेकिन कुछ रेज मतलब बहुत कम रेज ऐसी थी जो कि जिस रास्ते से अल्फा रेज आ रही थी उसी रास्ते पर वो वापस जा रही थी। ओके, रिबाउंड हो रही थी। यही सब इसकी थ्योरी है। ओके, रदरफोर्ड मॉडल की। बहुत सारी रेज में हमें डिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिल रहा था, लेकिन कुछ रेज में हमें डिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा था, और कुछ रेज वापस से उसी रास्ते पर रिबाउंड हो रही थी। ये तो थी ऑब्जर्वेशन इस एक्सपेरिमेंट की। तो कंक्लूजन क्या निकला इस एक्सपेरिमेंट से? देखिए, जो एटम के अंदर स्पेस है वो ज्यादातर स्पेस खाली है, ये हमें इस एक्सपेरिमेंट से पता चला। और एटम के अंदर एक पॉजिटिवली चार्ज सेंटर है जिसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। ओके, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं, जैसे कि सोलर सिस्टम में सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं सारे, जैसे कि अर्थ, वीनस, ये सब रिवॉल्व करते हैं सन के अराउंड। ठीक है, जो सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम उन्होंने एग्जांपल दिया था। और जो न्यूक्लियस का साइज है वो बहुत ही छोटा है एटम के साइज के कंपैरिजन में, बहुत छोटा साइज है न्यूक्लियस का। ओके, लेकिन रदरफोर्ड का जो मॉडल ऑफ एन एटम था ये भी फेल हो गया था। इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं, तो ड्रॉबैक्स देख लेते हैं। रदरफोर्ड मॉडल की ड्रॉबैक्स थी कि वो एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। उन्होंने बोला था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, अगर ऐसा वो करेंगे तो वो एक्सक्लेरेशन के अंडर में चले जाएंगे, तो पार्टिकल्स रेडिएट करेगा, एनर्जी को भी लूज करेगा। इससे तो जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर ही जाके गिर जाएगा। इससे तो फिर यही डिफाइन होता है कि एटम जो है वो अनस्टेबल है। तो एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, और वो ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि जो इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है एटम के अंदर वो किस तरीके से हो रहा है। ओके, तो अब है नेक्स्ट मॉडल, बोहर मॉडल ऑफ एन एटम। देखिए, बोहर मॉडल ऑफ एन एटम क्या कहता है वो समझ लेते हैं। एक साइंटिस्ट थे नील बोर, उन्होंने रिप्रेजेंट किया था बोहर मॉडल ऑफ एन एटम। तो इस मॉडल के अकॉर्डिंग क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड मूव तो करते हैं, लेकिन एक डिस्क्रीट ऑर्बिट में, यानी कि उनका खुद का एक पाथ है और उसी पाथ में वो न्यूक्लियस के अराउंड मूव करते हैं। तो जो पाथ है जिस पर वो मूव करते हैं उस पाथ को क्या बोलते हैं, एनर्जी लेवल्स या फिर एनर्जी सेल्स, यानी कि जिस ऑर्बिटल में, यानी कि जिस ऑर्बिट में वो मूव कर रहे हैं उसे क्या बोलते हैं, एनर्जी लेवल्स या फिर सेल्स बोलते हैं। ओके, और हर एक एनर्जी लेवल का, यानी कि हर एक ऑर्बिट का जो है एनर्जी लेवल डिफरेंट है, और डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हर एक ऑर्बिट में आते हैं। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट तो ये था। और सेकंड पॉइंट क्या था, ये जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं ना, ठीक है, न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं वो सेम सेल में रिवॉल्व करने की वजह से रेडिएट नहीं कर रहे हैं, यानी कि उनकी एनर्जी लूज नहीं हो रही है। तो जो रदरफोर्ड मॉडल में जो क्या थे ड्रॉबैक्स थे, उन दोनों ड्रॉबैक्स को क्लियर कर दिया था नील बोर ने। ओके, तो अब एटम का स्ट्रक्चर अच्छे से समझ लीजिए। देखिए, ये पूरा एटम का स्ट्रक्चर है जिसके अंदर क्या है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड क्या है, एनर्जी सेल्स हैं या फिर एनर्जी लेवल्स हैं। उनको नाम दिया गया था की शेल, एल सेल, एम सेल और एन सेल, या फिर हम इन्हें इस तरह से बोल सकते हैं, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल एंड फोर्थ सेल। ओके, अब एग्जांपल लिया है मैंने नाइट्रोजन का आपको समझाने के लिए। देखिए, ये नाइट्रोजन के एटम का स्ट्रक्चर है जिसमें कि न्यूक्लियस है अंदर, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट है, और इसके अराउंड जो एनर्जी सेल्स हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड मूव कर रहे हैं। ओके, तो ये तो है नाइट्रोजन के एटम का स्ट्रक्चर। अब समझते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंट ऑर्बिट्स में। तो देखिए, जो हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं ना इलेक्ट्रॉन्स का इस एनर्जी लेवल्स में, जब हम इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसके ऊपर बेस्ड है, बोहर बड़ी स्कीम के बेस पर। मीन्स एक फॉर्मूला है जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि किस सेल में कितने मैक्सिमम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, किसकी कितनी कैपेसिटी है। ओके, एक फॉर्मूला है 2n², ये फॉर्मूला है जिसमें हम n की वैल्यू पुट करेंगे, और n क्या है, नंबर ऑफ एनर्जी सेल्स। यानी कि फर्स्ट सेल कौन सी है, के सेल, तो n क्या हो गया इसके लिए 1 हो गया। l सेल कौन सी है, सेकंड सेल, तो नंबर ऑफ एनर्जी सेल्स कितने हो गए, 2 हो गए। ओके, तो n के लिए क्या आ जाएगा, इसमें 2 आ जाएगा। एक बार ही मैं आपको निकाल के दिखा देती हूँ। देखिए, के सेल के लिए क्या है,
1 एनर्जी सेल है तो n की वैल्यू कितनी हो गई 1, तो 2 की मल्टीप्लाई 2, ओके 2 की मल्टीप्लाई किसमें 1 में, n क्या है यहाँ पर 1 और 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, ओके तो 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए k शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स। और l सेल के लिए जो n है वो कितना आएगा 2 आएगा, क्यों, क्योंकि कितने नंबर ऑफ एनर्जी सेल्स हैं 2 नंबर ऑफ एनर्जी सेल्स हैं तो 2 आएगा, और 2 का स्क्वायर और 2 की मल्टीप्लाई अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 इंटू 2, तो 2 4 जा 8, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 8 इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह से निकाला जाएगा m सेल और n सेल का, ओके। अब एनर्जी देख लेते हैं किसमें कितनी एनर्जी होती है। देखिए k सेल में जो है सबसे कम एनर्जी होती है और n सेल में सबसे ज्यादा एनर्जी होती है। और सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जो फिल किया जाता है वो इनर मोस्ट सेल में फिल किया जाता है, उसके बाद बाहर वाली जो सेल होती है उसमें इलेक्ट्रॉन फिल किया जाता है। ये तो था रूल किस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। सबसे कम एनर्जी किस में होती है k सेल में और सबसे ज्यादा n सेल में। ये ऑर्डर ऑफ एनर्जी है एनर्जी सेल्स का। अब समझते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स किसे कहते हैं। देखिए आउटर मोस्ट सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, और जिस सेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं वैलेंस सेल बोलते हैं, ओके। अब समझते हैं कि ऑक्टेट रूल क्या होता है, ओके। ऑक्टेट रूल एक अलग टॉपिक है। देखिए ऑक्टेट रूल क्या कहता है कि वैलेंस सेल में सबसे ज्यादा हम कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं, सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं, उससे ज्यादा हम इलेक्ट्रॉन्स फिल नहीं कर सकते। अगर ऐसा है कि आउटर मोस्ट सेल जो है यानी कि वैलेंस सेल जो है अगर उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स से ज्यादा आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो हम क्या करेंगे उस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल करके बाकी बचे हुए जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें हम किस में फिल करेंगे नेक्स्ट सेल में फिल करेंगे। ये कहता है ऑक्टेट रूल। अब एग्जाम्पल से अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। अब जैसे कि कैल्शियम का एग्जाम्पल लिया है मैंने आपको समझाने के लिए, ठीक है। कैल्शियम में कितने इलेक्ट्रॉन है 20 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब अगर एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो m सेल में कितने आते हैं 18 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो यहाँ हम 10 फिल कर सकते हैं, ओके। 18 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो 10 तो फिल कर सकते हैं, लेकिन ऑक्टेट रूल मना कर रहा है कि हम 10 फिल नहीं करेंगे क्योंकि ये आउटर मोस्ट सेल है यानी कि वैलेंस सेल है, इसमें हम 8 इलेक्ट्रॉन्स ही फिल कर सकते हैं, और जो बाद बाकी के बचे हुए जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हम नेक्स्ट सेल में फिल करेंगे। ये कहता है ऑक्टेट रूल, ओके। अब समझते हैं कि वैलेंसी क्या होती है। देखिए वैलेंसी किसी भी एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी है। कंबाइनिंग कैपेसिटी से मतलब जैसे कि सोडियम है, सोडियम की कितनी वैलेंसी है 1, तो जिस भी अदर एलिमेंट को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये क्या करेगा ये 1 इलेक्ट्रॉन जो है ये किसी और को दे देगा जिसे चाहिए, तो फिर उसके साथ ये कंबाइन हो जाएगा। तो ये क्या है कंबाइनिंग कैपेसिटी है वैलेंसी। और वैलेंसी किस पर डिपेंड करती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करती है। अब जिनमें भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 1 से लेकर 4 तक होते हैं उनकी तो वैलेंसी एज इट इज होती है। जैसे कि सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 1 है, तो इसकी कितनी वैलेंसी हो गई 1 वैलेंसी हो गई, ओके। और मैग्नीशियम एल्यूमिनियम इनकी कितनी है, देखिए मैग्नीशियम की 2 है और एल्यूमिनियम की 3 है। क्यों, क्योंकि इनके अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 2 और 3, और कार्बन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है तो वैलेंसी कितनी है 4। और 4 से आगे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं जैसे कि 5 6 7 8, तो इनके लिए क्या करेंगे हम, अब 8 में से 5 को माइनस करेंगे तो कितनी आ जाएगी वैलेंसी 3, यानी कि अब इसे 3 एलिमेंट किसी अदर एलिमेंट से कंबाइन होने के लिए चाहिए, ओके। अब ऑक्सीजन के लिए हम वैलेंसी कैसे निकालेंगे 8 में से 6 माइनस करेंगे, ओके। अब समझ में आ गया वैलेंसी कैसे निकालते हैं, इससे आपको ये भी समझ में आ गया होगा वैलेंसी कैसे निकालते हैं, ओके। तो अब समझ लेते हैं कि इनर्ट गैसेस या फिर नोबल गैसेस किसे कहते हैं। देखिए नोबल गैसेस जो है वो किसी और एलिमेंट के साथ कंबाइन नहीं होती हैं, तो इसी वजह से ये कंपाउंड भी नहीं बनाती हैं, ओके। तो इनकी जो वैलेंसी होती है नोबल गैसेस की वो कितनी होती है 0 होती है। और नोबल गैसेस के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन जिनन रेडॉन, ये क्या है नोबल गैसेस हैं, ओके। तो जो नोबल गैसेस हैं वो बहुत ज्यादा स्टेबल हैं, इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है नोबल गैसेस का। वो क्यों, क्योंकि जो नोबल गैसेस के अंदर जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, जिससे कि ये बहुत ज्यादा स्टेबल है। सिर्फ एक हीलियम है जिसमें कि 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाते हैं आउटर मोस्ट शेल में, ओके। और ये स्टेबल है इसी वजह से ना तो ये किसी को इलेक्ट्रॉन देती हैं और ना ही किसी से इलेक्ट्रॉन लेती हैं।
क्यों? क्योंकि इनकी जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट है। ऑक्टेट कंप्लीट है तो फिर ये किसी से क्यों इलेक्ट्रॉन लेंगी और क्यों ही किसी से इलेक्ट्रॉन लेंगी या फिर देंगी, ठीक है। कोई भी एक्सचेंज नहीं करती हैं ये अपने इलेक्ट्रॉन्स का, और ये नोबल गैसेस किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं इसी वजह से, क्योंकि जब ये किसी को इलेक्ट्रॉन ना तो देती हैं ना ही लेती हैं, जब ये किसी से इलेक्ट्रॉन का लेन देन नहीं करती हैं तो रिएक्ट कहाँ से करेंगी? फिर तो ये रिएक्ट भी नहीं करेंगी। ओके, अब न्यूक्लियॉन्स किसे कहते हैं? न्यूक्लियॉन्स कहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जब हम एक साथ बोलते हैं। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ही प्रेजेंट होते हैं, और जब हम इन दोनों को एक साथ बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? इन्हें न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। ओके, अब एटॉमिक नंबर क्या होता है? तो देखिए, प्रोटॉन्स जो प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस के अंदर उसे हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर बोलते हैं। और मास नंबर किसे बोलते हैं? मास नंबर है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जब हम प्लस कर देंगे तो क्या निकल के आएगा? हमारा मास नंबर निकल के आएगा। ओके, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हमने प्लस कर दिया तो हमारा क्या निकल के आ गया? मास नंबर निकल के आ गया। अब रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। देखिए, रिप्रेजेंट क्या जाता है, देखिए कोई भी सिंबल ले लिया, किसी भी एलिमेंट का सिंबल, जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया है आपको समझाने के लिए नाइट्रोजन का, तो ये नाइट्रोजन का सिंबल है N। इसमें मास नंबर कितना है इसका? नाइट्रोजन का 14, जो कि A से रिप्रेजेंट किया जाता है सिंबॉलिकली, देखे तो, और एटॉमिक नंबर Z यानी कि 7। ओके, तो इस तरीके से इन्हें रिप्रेजेंट करते हैं। अब लास्ट है आपका कि आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स किसे कहते हैं। तो आइसोटोप्स और आइसोबार्स में आपको बहुत बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है, इसीलिए मैंने इन दोनों को भी एज अ डिफरेंस ही लिया है। देखिए, आइसोटोप्स में क्या होता है कि इनका जो एटॉमिक नंबर है, ओके, एटॉमिक नंबर तो सेम रहता है लेकिन डिफरेंट रहता है मास नंबर। और आइसोबार्स में इसका अपोजिट होता है कि जो एटॉमिक नंबर है वो डिफरेंट होता है लेकिन मास नंबर सेम रहता है। ओके, सेकंड प्रॉपर्टी है कि ये जो है सेम एलिमेंट के होते हैं, यानी कि आइसोटोप्स का जो एटम है वो सेम एलिमेंट का होता है, लेकिन आइसोबार्स का जो एटम है, आइसोबार्स का, वो डिफरेंट एलिमेंट का होता है। ओके, तो आइसोटोप्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो सेम एलिमेंट के होने की वजह से सेम होती है, लेकिन आइसोबार्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो डिफरेंट होती हैं। तो आइसोटोप्स है हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, लेकिन आइसोबार्स जो है वो लिया है मैंने आपको समझाने के लिए आर्गन और कैल्शियम का। देखिए, ये तो हाइड्रोजन के ही है, यानी कि एक ही एलिमेंट के आइसोटोप्स हैं, लेकिन आइसोबार्स जो हैं वो अलग अलग एलिमेंट के हैं, एक है आर्गन का और एक है कैल्शियम का। तो ये थे आपके नोट्स। ओके, अब आप अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। ओके, आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं जो कि है नोट्स एंड प्रैक्टिकल्स नाम से। आपको वहाँ पर सभी चैप्टर्स के नोट्स की PDF मिल जाएगी जो भी मैं आपको प्रोवाइड करा चुकी हूँ। ओके, तो अब आप अपने नोट्स बना लीजिए अच्छे बच्चों। ठीक है बच्चों, टेक केयर।